पर बहते पानी में देखा। दिए की रोशनी पड़ रही थी। कमरे की हर मेज कुर्सी की परछाई बन रही थी, लेकिन कबीर की अपनी कोई परछाई फर्श पर नहीं बन रही थी। उसने घबराकर अपने हाथों को देखा। उसके हाथों की त्वचा धीरे धीरे सूखकर पीली धूल में बदलने लगी थी और उसकी कलाई घड़ी की सुइयां, जो अब तक 2:15 दिखा रही थीं, अचानक उल्टी घूमने लगी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे भागते हुए वापस 2:13 पर आकर रुक गईं और बाहर के कुएं का घंटा एक बार फिर से बज उठा। कबीर एक ऐसे भयानक टाइम लूप और साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह में फंस चुका था, जहां उसे यह भी नहीं पता था कि वो खुद जिंदा है या मर चुका है। कमरा अब धीरे धीरे धुंध से भरने लगा था और आईने का कांच बीच से चटकने लगा था। आईने की दरारें हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी तरफ मौजूद वो जली हुई दुनिया अब इस दुनिया में घुसने वाली हो। आईने के अंदर खड़ी वो बिना चेहरे वाली आकृति अब बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे तिरछी होने लगी और फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली धीरे धीरे आईने की सबसे बड़ी दरार की तरफ बढ़ने लगी। धक धक धक। कबीर की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आईने के अंदर की वो उंगली दरार को छू चुकी थी और उसी पल पूरे कमरे की रोशनी एक साथ बुझ गई। अंधेरे में कबीर ने बिल्कुल अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनी। कबीर, अब तेरी बारी है। खिड़की के पार बिजली कड़की और कमरे के भीतर लगा वो विशाल आदम का आईना बीचों बीच से चटकने लगा। कांच की दरारें कबीर के अपने चेहरे के अक्स को 2 हिस्सों में काट रही थीं। कबीर के हाथों की उंगलियों से सूखी मटमैली धूल झड़कर फर्श पर बह रहे बारिश के पानी में गिर रही थी। उसकी कलाई घड़ी की सुइयां पागलों की तरह उल्टी घूमकर वापस 2:13 पर टिक चुकी थी। बाहर कुएं का भारी पीतल का घंटा फिर गूंजा। कबीर का दिमाग इस खौफनाक सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि फर्श पर उसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। वो पागलों की तरह अपने ही हाथों को रगड़ने लगा ताकि वो खुद को यह एहसास दिला सके कि वो जिंदा है, हाड़ मांस का इंसान है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कबीर हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये आईना झूठ बोल रहा है। ये धूल बाबूजी की नहीं है। आईने के भीतर से वो बिना